राधे राधे एवरीवन। वाई न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 23 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, सारी इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटीज़ की डेथ और उन सभी फेमस पर्सनालिटी का जिनका आज जन्म हुआ था या बर्थ हुआ था, उन सभी के बारे में डिटेल में समझेंगे। ओके, बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटा सा सजेशन। आपको हर एक फैक्ट और हर एक डिटेल को अपने नोटबुक में राइट डाउन करते चलना है। उसका एक सब्सटीट्यूट है, प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेते चलिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना तो मेरे पास कोई स्टाइलस है, ना मेरे पास कोई पैनल है, ना कोई बोर्ड है, ना डिजिटल बोर्ड, कुछ भी नहीं है। प्लीज़ मैंने हर एक फैक्ट को लाइक मेंशन किया हुआ है, प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट इवेंट से, जो हुआ था 1565 में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बैटल ऑफ तलीकोटा, जो स्टार्ट हुई थी 23 जनवरी से 26 जनवरी तक। कहाँ पर? कर्नाटक में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है राक्षसी तड़ंगनी। इसी वजह से इस युद्ध को या इस बैटल को राक्षसी तड़ंगनी का युद्ध भी कहा जाता है। ओके, इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। लाइक याद होगा, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे दो एम्पायर्स बने थे साउथ इंडिया में, एक विजयनगर एम्पायर और एक ऊपर की साइड बहमनी एम्पायर एंड विजयनगर एम्पायर। बट विजयनगर एम्पायर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, तो उसकी वजह से बहमनी एम्पायर कोलैप्स हो गया और उसके यहाँ पर आई 5 छोटी-छोटी सल्तनतें। कितनी? 5 छोटी-छोटी सल्तनत। अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर, गोलकुंडा, विदर्भ और बेरार। ओके, एंड विजयनगर एम्पायर स्टिल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। किसके टाइम पीरियड पे? कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड पे। और उनके सक्सेसर्स भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। एंड उन्हीं के सक्सेसर्स का एक लाइक एक मोटिव था या एक डिप्लोमेटिक रिलेशन था उनके साथ, इन बहमनियों के साथ। किस तरह का? कि विजयनगर वाले ये पांचों जो सक्सेसर स्टेट्स थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर और बेरार, इनमें आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट्स करवा दिया करते थे। कौन? विजयनगर। तो एक बार जब इन पांचों ने समझा कि हमारी लड़ाई का मेन कारण कौन है? विजयनगर वाले, तो इन पांचों ने एक साथ एक अलायंस बनाया और अलायंस के साथ विजयनगर पर अटैक कर दिया। कब? 23 जनवरी 1565 को। विजयनगर का जो एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर का जो मेन रूलर था, वो एज एन ऑफिशियल रूलर था, बट रियल पावर किसके हाथ में थी? राम राया के हाथ में। ओके, राम राया ने आर्मी को लीड किया, बट अनफॉर्चुनेटली बैटल फील्ड में उनकी डेथ हो गई। एंड उनके भाई तिरुमल देव राया वो उस पर्टिकुलर बैटल फील्ड से बच निकले थे। विजयनगर के पास 1,30,000 की सेना थी एंड डेक्कन सल्तनत का जो अलायंस है उनके पास सेना काफ़ी ज़्यादा कम थी। बट उनकी लाइक डिप्लोमेसी की अकॉर्डिंग, उनकी पावरफुल स्ट्रेंथ की अकॉर्डिंग, उनके माइंडसेट और स्ट्रेटेजी की बदौलत उन्होंने 1,30,000 में से 1,00,000, कितने? 1,00,000 सोल्जर्स विजयनगर के मार डाले। एंड इनमें से एक थे लाइक विजयनगर से एम्पायर में 2 मुस्लिम भाई हुआ करते थे। उन दोनों ने हीट ऑफ द मोमेंट पे, जब बैटल स्टार्ट होने वाली थी, उसी टाइम पे विजयनगर से शिफ्ट होके बहमनी या डेक्कन सल्तनत में शिफ्ट हो गए, तो उनको काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉस हुआ। एंड इसी वजह से बहमनी एम्पायर, सॉरी विजयनगर एम्पायर, इस पर्टिकुलर बैटल को, बैटल ऑफ तलिकोटा को हार जाता है। ओके, एंड विजयनगर एम्पायर में जो सल्तनत थी, उसके बाद जो आते हैं पावर में, वो आते हैं तिरुमल देवराया और बनाते हैं अपनी न्यू डायनेस्टी, अराविडू नाम करके, अराविडू डायनेस्टी। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनका आज जन्मदिन दिवस है, जिनके नाम से हम पराक्रम दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानते हैं। तो आज 23 जनवरी को इनका जन्मदिन होता है। ओके, इनकी लाइफ स्ट्रगल के बारे में समझते हैं, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में समझते हैं। बट उससे पहले ये हमारे सबसे महान फ्रीडम फाइटर, सबसे महान रेवोल्यूशनरी थे हमारे मॉडर्न इंडिया के। ओके, तो चलिए समझते हैं। एंड जस्ट इमेजिन 1920 में, कब? 1920 में ये उस टाइम की सिविल सर्विसेज, जिसे आईसीएस के नाम से जाना जाता था, उसको क्रैक करते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड, सॉरी ऑल ओवर इंडिया, 6 पोस्ट में से, लाइक 6 सीट्स में से 4th नंबर पर आते हैं। आज की डेट में जब 100 150 1000 सीट्स आती हैं, तब कोई इस जॉब को ग्रैब नहीं कर पाता। बट 1920 में, उस टाइम पर इन्होंने आईसीएस को क्रैक किया एंड 4th पोजीशन होल्ड करी। ओके, उसके बाद 22 अप्रैल 1921, जिस टाइम पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था,
उस टाइम पर ये आईसीएस की परीक्षा को पूरा करके क्लियर करके लाइक उस पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। ओके। एंड उन्होंने अपने सीनियर को लेटर सेंड किया कि मैं इंडियन होकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे एक अंग्रेजों का गुलाम बनकर देश की सेवा नहीं कर सकता। तो उन्होंने उस पर्टिकुलर पोस्ट से रिजाइन कर दिया। ओके। उसके बाद 16 अप्रैल को, सॉरी उससे पहले 16 अप्रैल को वो महात्मा गांधी से मिलते हैं। कहाँ पर? बॉम्बे में। एंड महात्मा गांधी उनकी उनकी लाइफ को देखते हुए उनसे इंस्पायर होके उनको चित्तरंजन दास का एड्रेस देते सिंपली चित्तरंजन दास जी से उनकी भेंट कराते हैं। एंड सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास को अपना पॉलिटिकल गुरु या अपना मेंटर बना लेते हैं। ओके। आगे चल के उनकी लाइफ से जितने भी लाइफ के डिसीजन रहेंगे वो चित्तरंजन दास के थ्रू होते हुए या चित्तरंजन दास के गाइडेंस में ही होते हैं। ओके। आगे चल के ये कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं एंड 1923 में प्रेसिडेंट बनते हैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के, अलोंग विथ किसके साथ? पंडित नेहरू के साथ। एंड पंडित नेहरू और ये दोनों उस टाइम के अब बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। आगे चल के ये सेक्रेटरी बनते हैं कहाँ के? बंगाल प्रदेश के, जो उस टाइम पे जो बंगाल प्रेसिडेंसी थे वहाँ के कांग्रेस कमेटी के हेड या सेक्रेटरी बनते हैं। एंड 1927 में जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, मतलब सबसे हाईएस्ट पोस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की। एंड 1930 में कलकत्ता के, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सबसे जो मेन सेंटर हुआ करता था कलकत्ता, वहाँ के मेयर बनते हैं। कब? 1930 में। एंड 1925 से 27 तक ये मांडले की जेल में भी रहे थे अपने भाषणों के कारण, अपने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के कारण। ओके। आगे चल के 1938 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हर साल जो सेशन होते थे उसके प्रेसिडेंट भी चुने गए थे 1938 में। एंड सबसे मज़ेदार बात एंड सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी इनकी लाइफ की जो है 1939 की, जब ये त्रिपुरी सेशन में वापस रीइलेक्ट होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में। बट ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे, काफ़ी ज़्यादा उग्र थे। एंड इनका मेन मोटिव था कि इंडिपेंडेंस जल्दी से जल्दी हासिल करो बाय हिंसा, नॉट बाय हिंसा बट उनको ब्रिटिशर्स को भगा के। तो इसी वजह से गांधी जी इनके खिलाफ हो गए। खिलाफ इन द सेंस उन दोनों की आइडियोलॉजी एक दूसरे से मैच नहीं करती थी। तो गांधी जी ने सपोर्ट किया पट्टाभी सीतारमैया को। इट मीन्स गांधी जी ने पट्टा डाल दिया पट्टाभी सीतारमैया के। ओके। स्टिल पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के सपोर्ट के बावजूद ही उस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के प्रेसिडेंटशिप को हार जाते हैं। एंड जीतते कौन है? सुभाष चंद्र बोस। बट गांधी जी के फॉलोअर्स या गांधी जी के कहने पर सुभाष चंद्र बोस उस प्रेसिडेंटशिप से लाइक बैकफुट पे चले जाते हैं। वो उस पर्टिकुलर पोस्ट को उस ईयर लाइक 1939 में त्रिपुरी सेशन में नहीं लेते हैं। ओके। एंड 1939 को वो अपना एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही एक यूनिट बनाते हैं अपना, जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके। एंड वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बड़े लेवल पर एक पीस के थ्रू या बातों के थ्रू इंडिपेंडेंस को हासिल करना चाहता था। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही अंदर एक ग्रुप है फॉरवर्ड ब्लॉक जिसको लीड कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। ओके। एंड ये फुल हिंसक, फुल एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी वाला। अब बात आती है 1949 की, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। एंड उस टाइम पे जो बड़े बड़े रिवोल्यूशनरी लीडर्स हुआ करते थे, जो फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे, उनको ब्रिटिशर्स की उन पर डायरेक्ट नज़र थी। तो अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को उनके घर में हाउस अरेस्ट कर दिया। ओके। हाउस अरेस्ट कर दिया। बट 17 जनवरी 1941 को वो वहाँ से भाग निकले या फिर अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से निकल गए। ओके। एक फेक आइडेंटिटी उन्होंने बनाई पठान की, पठान नाम, जियाउद्दीन नाम करके एक पठान आइडेंटिटी बनाई। और कलकत्ता में लाइक बंगाल प्रेसिडेंसी उनके होम टाउन से वो गए डायरेक्टली कहाँ पर? अफगानिस्तान। और वहाँ पर दाढ़ी मूछें बढ़ा ली, सॉरी मूछें तो रहती नहीं है उनकी, दाढ़ी बढ़ा ली, बड़ा कोट पहन लिया। एंड पठान का एक लाइक एक शिशिर कुमार बोस के हेल्प से पठान का अपैरल धारण किया। एंड ब्रिटिशर्स को चकमा देके डायरेक्टली अफगानिस्तान चले गए। एंड उन्होंने उस पूरी जर्नी में एक गूंगे और बेरे की एक्टिंग करी। ओके। उसके बाद ये जाते हैं अफगानिस्तान से जर्मनी, जर्मनी से रशिया, रशिया टू जापान।
एंड जापान में इनकी भेंट होती है, मुलाकात होती है रास बिहारी बोस से। वही रास बिहारी बोस जिनके बारे में अपन ने कल पढ़ा हुआ था। ओके, आगे चल के नेताजी कमांड हाथ में लेते हैं आजाद हिंद फौज की। ओके, एंड 1943 में सिंगापुर से आजाद हिंद गवर्नमेंट भी बनाते हैं। क्या? आजाद हिंद गवर्नमेंट। इट मीन्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में बैठे बैठे आजाद भारत की एक गवर्नमेंट बना दी थी। ओके, एंड उसकी कैपिटल बनाई थी इन्होंने उस टाइम पर सिंगापुर को, आगे चल के उसको रंगून कर दिया था शिफ्ट। ओके, सुभाष चंद्र बोस का एक सबसे फेमस डायलॉग या सबसे फेमस स्लोगन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके, तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी पे। नेक्स्ट पर्सनालिटी जिनका आज जन्म है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वीर सुरेंद्र साई, सभी ने सुना होगा। सबसे पहले जो लाइक डॉक्ट्राइन ऑफ लेब से एक स्टेट जिसको अंग्रेजों ने या लॉर्ड डलहौजी ने अपने अंदर ग्रैब किया था वो था संबलपुर। एंड संबलपुर के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महाराजा साई। इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं पहले। महाराजा साई ने सुरेंद्र साई को लाइक 1827 में महाराजा साई को पता चल गया था कि उनका कोई मेल हायर नहीं है, उनका कोई बच्चा नहीं है। तो महाराजा साई ने सुरेंद्र साई को अपना सक्सेसर या अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बट ब्रिटिशर्स ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। ओके, और ब्रिटिशर्स ने रानी मोहन कुमारी को, किसे? रानी मोहन कुमारी को एज अ रूलर घोषित कर दिया कि संबलपुर का राजा क्वीन कौन रहेंगी? रानी मोहन कुमारी। बट रानी, उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों की एक धारणा थी कि हमारा जो राजा होगा वो राजा होगा, रानी नहीं। उसी वजह से वहाँ उन रानी मोहन कुमारी को हटा दिया गया। एंड रानी मोहन कुमारी ने सपोर्ट किया नारायण सिंह को। उन्हीं के एक क्लोज एसोसिएट या उनकी फैमिली ट्री में से आते हैं नारायण सिंह को। बट नारायण सिंह एक थोड़े लो कास्ट से आते थे, तो उसकी वजह से वहाँ के जो लोकल पीपल थे उन्होंने नारायण सिंह को सपोर्ट नहीं किया। एंड नारायण सिंह का कोई मेल सक्सेसर भी नहीं था, मेल हायर या मेल सक्सेसर नहीं था। ओके, तो इसी वजह से डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग संबलपुर को लाइक ब्रिटिश टेरिटरी या ब्रिटिश पोजीशन में लेने का निर्णय किया। ओके, बट सुरेंद्र साई जो अभी जेल में थे, ओके, उनको 1857 की क्रांति से बाहर निकाला गया। एंड बाहर निकाल के हजारीबाग जेल से बाहर निकाला गया। एंड सुरेंद्र साई ने क्लेम किया कि संबलपुर का रियल सक्सेसर कौन है या रियल उत्तराधिकारी कौन है? मैं हूँ, लाइक सुरेंद्र साई। एंड सुरेंद्र साई ने क्लेम किया। बट ब्रिटिशर्स और सुरेंद्र साई के बीच में, ब्रिटिशर्स वर्सेस सुरेंद्र साई के बीच में 1857 का रिवोल्ट हुआ। कहाँ पर? संबलपुर के क्लेम के ऊपर। एंड अनफॉर्चुनेटली अपने ही क्लोज एसोसिएट्स की वजह से ब्रिटिशर्स से वो हार गए। ओके, एंड संबलपुर को बंगाल प्रेसिडेंसी का जो संबलपुर है उसे इंक्लूड कर लिया गया, किसके अंदर? ब्रिटिश पोजीशन के अंदर। एंड वीर सुरेंद्र साई को कहाँ पर शिफ्ट कर दिया? वीर सुरेंद्र साई ने 1862 में सरेंडर किया। एंड वीर सुरेंद्र साई को एमपी के असीरगढ़ फोर्ट में, कहाँ पर? एमपी के असीरगढ़ फोर्ट में जेल कर दिया गया। एंड आगे चल के उनकी वहीं पर डेथ होती है। ओके, इनका भी जन्म आज ही के दिन 23 जनवरी 1809 के हुआ था। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट पर्सनालिटी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र को रूल किया था बिना वहाँ के सीएम, बिना वहाँ के गवर्नरशिप या बिना वहाँ के राजा होके भी जिन्होंने रूल किया था, वो थे बाल केशव ठाकरे, जिनको बाला साहेब ठाकरे या हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है। इनके पास ना तो सीएम की पोस्ट थी, ना ये एमपी थे, ना ये एमएलए थे, ना ये यहाँ के गवर्नर थे। स्टिल इन्होंने महाराष्ट्र को रूल किया था अपने पूरे लाइफ टाइम। ओके, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में, इनकी लाइफ टाइम, इनकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ओके, बाय प्रोफेशन ये एक कार्टूनिस्ट थे। कार्टूनिस्ट जो न्यूज़पेपर में कार्टून बनाते हैं वैसे कार्टूनिस्ट हुआ करते थे। आगे चल के ये पॉलिटिशियन बने। 19 जून 1966 को इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना बनाई। काफ़ी ज़्यादा रीजंस हुआ करते थे क्योंकि उस टाइम पे लाइक वेस्टर्नाइजेशन, इमिग्रेंट्स लाइक बिहार और यूपी के लोग
साउथ इंडिया से के लोगों का इन्फ्लुएंस, गुजराती स्पीकिंग लोगों का इन्फ्लुएंस महाराष्ट्र पर काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। उसी वजह से बाला साहेब ठाकरे ने उस उसको अपोज करते हुए अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था शिवसेना। आगे चल के शिवसेना अलायंस करता है बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, एंड 1995 से 1999 तक बीजेपी और शिवसेना दोनों अलायंस बनाते हैं एंड महाराष्ट्र में अपनी गवर्नमेंट भी बनाते हैं, जिसके सॉरी जिसके चीफ मिनिस्टर बने थे फर्स्ट नंबर मनोहर जोशी। ओके, आगे चल के यही शिवसेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन पॉलिटिक्स में एंड महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। ओके, तो चलिए वो समझते हैं। बाला साहेब ठाकरे ने अपने आप को, जब बीजेपी से अलायंस बना, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बनी, तो बाला साहेब ने अपने आप को रिमोट कंट्रोल कहा, कहाँ का, सीएम का या इंटायर महाराष्ट्र का। ओके, बात करते हैं इनकी थोड़ी हिस्ट्री से रिलेटेड। 1969 में इनको जेल भी हुई थी क्योंकि इनके कुछ स्टेटमेंट उस तरह के थे, इन्होंने न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में आर्टिकल्स उस तरह के दिए थे, तो उनकी वजह से उनको जेल भी हुई थी। एंड 1992 एंड 93 में जो बाबरी मस्जिद को ढाया गया, बाबरी मस्जिद को जो जो एक ढांचा था जिसको डिस्ट्रॉय किया गया था, उसमें कहा जाता है कि बाला साहेब ठाकरे का रोल था एंड बाला साहेब ठाकरे ने क्लियरली एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो दंगे हुए थे, उसमें भी कहा जाता है कि बाला साहेब ठाकरे ने काफ़ी मुसलमानों को मरवाया एंड हिंदुओं को प्रोवोक किया, उनको भड़काया या उनको और ज़्यादा एक्साइट किया। आगे चल के 1999 में ये सारे के सारे क्लेम साबित होते हैं एंड बाला साहेब ठाकरे को लाइक जेल होती है पर्टिकुलरली, एंड उनको इलेक्शन कंडक्ट कराने में उनकी हॉट स्पीच की वजह से, उनको उनकी जो स्पीच वो देते थे उस वजह से उनको इलेक्शन में वोटिंग से इलेक्शन में वोट डालने से, इलेक्शन में कंटेस्ट करने से उनको 6 साल के लिए बैन कर दिया गया। ओके, आगे चल के 2006 में जब उनका लाइक शिवसेना फॉर्म हुई आगे चल के शिवसेना और इसका एक अलग ही अलग पॉइंट है जो शिवसेना में स्प्लिट कैसे हुआ, बट 2007 में इनका बैन हटा वोटिंग करने से, इन्होंने 2007 में फर्स्ट टाइम वोट भी किया। 1992 के इनके काफ़ी ज़्यादा इनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ रही कि हिंदू लाइक मुस्लिम विरोधी या हिंदू के सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा भाषण दिया करते थे। बिहारी या यूपी वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाइक अनसपोर्ट करते थे या उनको काफ़ी हेट तरीके से ट्रीट किया करते थे। 1992-1993 के बॉम्ब ब्लास्ट बाबरी मस्जिद में इनका हाथ माना जाता है एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया है एडोल्फ हिटलर एंड नाथूराम गोडसे को। वन मोर थिंग, आगे चल के इनकी लाइफ फुल ऑफ कंट्रोवर्सी है। एक सजेशन जरूर देना चाहूँगा, प्लीज़ इनसे रिलेटेड एक मूवी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, प्लीज़ ज़रूर देखिए, ठाकरे। इनकी लाइफ से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आपको पिन टू पिन क्लियर हो जाएंगी। एंड वन मोर मूवी ऑफ अमिताभ बच्चन सरकार, प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवीज़। ओके, एंड आगे चल के 17 नवंबर 2012 को इनकी कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट फेल होने की वजह से या हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। एंड ये एक ऐसे सीएम, एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसी पर्सनालिटी थी जो ना तो सीएम, ना पीएम, ना कहीं के गवर्नर, ना एमपी, ना एमएलए, स्टिल इनको 21 तोपों की सलामी दी गई थी। ओके, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान एक इंडियन हिस्ट्री के, सो प्लीज़ जिनका आज के दिन जन्मदिन था। मूव करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी की जिनकी आज डेथ हुई थी, जिनको मॉडर्न फादर ऑफ सऊदी अरेबिया भी कहा जाता है। कौन? अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल रहमान अल सऊद, जिनको अब्दुल्ला बिन अल सऊद भी कहा जाता है। फाउंडिंग फादर जो थे सऊदी अरेबिया के, उनके 10th नंबर के सन, कौन? अब्दुल्ला बिन अब्दुल्लाजी बिन अब्दुल रहमान अल सऊद। ओके, इतना लंबा नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में। सबसे पहले 1961 में ये मक्का के, कहाँ के? सऊदी अरेबिया में 2 जगह है, 2 रिलीजियस प्लेस है इस्लाम की, मक्का एंड मदीना। तो ये मक्का के मेयर बनते हैं कब? 1961 में। 1963 से लेकर 2000 तक
कमांडर रहे हैं ये सऊदी नेशनल गार्ड के। सऊदी की जो नेशनल गार्ड है, जैसे यहाँ पर आर्मी हुआ करती है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, एक तरह से वहाँ की पोस्ट को इन्होंने होल्ड किया 1963 से 2010 तक। आगे चल के 1975 में ये सेकंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने। सबसे ऊपर हेड कौन? किंग। सपोर्ट के लिए या उससे छोटा पोस्ट पीएम, एंड सेकंड पीएम ये डेप्यूटी पीएम बने ये 1975 में। एंड 1982 से 2005 तक ये क्राउन प्रिंस भी रहे। किंग के बाद जो पोजीशन होल्ड करते रहे वो रहते हैं क्राउन प्रिंस। तो 1982 से 2005 तक ये क्राउन प्रिंस भी रहे सऊदी अरेबिया के। एंड इनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी आता है, बट उससे पहले लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब आता है? 1995 में। कैसे? उस टाइम के जो किंग थे, किंग फाद, इनके बड़े भैया किंग फाद, उनकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, एंड वो सिर्फ अनऑफिशियल ऑफिशियल हेड हुआ करते थे सऊदी अरेबिया के। बट रियल पावर, रियल कंट्रोल किसके हाथ में था? अब्दुल अजीज के हाथ में। ओके, लेट मी क्लियर दिस। जो रियल पावर हुआ करती थी वो कौन होल्ड करता था? अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज। ओके, एंड उसके बाद अब किंग फाद की जब डेथ हो जाती है, उसके बाद 1 अगस्त 2005 को ये बनते हैं सऊदी अरेबिया के किंग। एंड इनके टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लाइक न्यू रिवॉल्यूशंस किए इन्होंने, इनिशिएटिव्स लिए वीमेन के टर्म्स में, एजुकेशन के टर्म्स में, फॉरेन पॉलिसीज़ के टर्म्स में, तो उनको समझते हैं। इन्होंने 2002 में अरब पीस इनिशिएटिव स्टार्ट किया। लाइक सभी को पता है इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर है इज़राइल, एंड इज़राइल की किसी भी मुस्लिम कंट्री से नहीं बनती। बट 2002 में अब्दुल अजीज ने एक फॉर्मूला निकाला कि हम इज़राइल से पीस मेंटेन करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये सक्सेसफुल नहीं हो सका। ओके, उसके बाद 2011 में जब अरब स्प्रिंग हुई, जब अरब में रिवोल्ट हुआ, एक तरह से अरब स्प्रिंग हुई, अरब में रिवोल्ट हुआ, उस पर्टिकुलर मोमेंट में सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री थी, सिर्फ उनके लीडर की वजह से, अब्दुल अजीज की वजह से सऊदी अरेबिया में वहाँ पे कोई भी रिवोल्ट नहीं देखा गया। ओके, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था वहाँ, वो वहाँ के एक तरह से पॉलिटिकल फेस थे, सबसे बेस्ट पॉलिटिकल फेस। ओके, एंड इसके बाद बात करते हैं, इन्होंने एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। अपनी टोटल नेशनल बजट का 25% इन्होंने सिर्फ एजुकेशन पर खर्च किया। इसी वजह से आज सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री माना जाता है इस्लामिक वर्ल्ड का। ओके, वेट अ मिनट, लेट मी फिक्स दिस। ओके, एंड वन मोर थिंग, इन्होंने फर्स्ट टाइम लाइक मुस्लिम वर्ल्ड में या इस्लामिक वर्ल्ड में विमेंस को, किसको? विमेन को ज़्यादा फ्रीडम नहीं दिया जाता, उनके लिए फ्रीडम ज़्यादा नहीं दिया जाता, बट इन्होंने विमेन को वोटिंग का राइट दिया। इन्होंने वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको शुरा कहते हैं, शुरा। वहाँ की पार्लियामेंट में इन्होंने लाइक उनको 25% तक की सीट्स अलॉट की, रिजर्व करी इनके लिए। विमेन को ओलंपिक के लिए या स्पोर्ट्स के लिए अलाउ किया, इन्हें अब्दुल अजीज ने। इन्होंने विमेन के लिए, एजुकेशन के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। एंड ये एक ऐसे लाइक सॉरी ये एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने यूएसए को डायरेक्टली ओपनली सपोर्ट किया, चाहे वो फोर्ड हो, बिल क्लिंटन हो, जॉर्ज बुश हो, ओबामा हो। इनफैक्ट ओबामा ने तो इन्होंने ओबामा को होप फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड भी कहा। ओके, ईरान को ये यहाँ पर एक कंट्री है, इनका एक अपोनेंट का कहते हैं, इनके एक दुश्मन, स्टार्टिंग दुश्मन ईरान। ईरान को तो ईरान के लिए यूएसए से इन्होंने कहा था कि कट ऑफ द हेड ऑफ द स्नेक, इस सपोले का या इस सांप का तो सर काट के रख दो। यूएसए से कहा था किसने? अब्दुल अजीज ने। वन मोर थिंग, इसराइल को सबसे बिगेस्ट एनिमी मानते थे, बट कब से? 2002 में जब इनकी पीस को रिजेक्ट कर दिया गया। एंड इंडिया एंड चाइना को फ्यूचर पावर के लिए माना गया है, बताया है किसने? अब्दुल अजीज ने। ओके, सो दिस मच इज़ फ्रॉम माई साइड। आज के सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनका जन्म हुआ था, कौन कौन? सुभाष चंद्र बोस, जिनके नाम से हम पराक्रम दिवस बनाते हैं। सेकंड, बाला साहेब ठाकरे, ऐसे पर्सनालिटी जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र को रूल किया। ओके, थर्ड वन, जिनकी आज डेथ हुई थी, वो थे अब्दुल अजीज, जिनकी वजह से आज इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के रिलेशन इतने ज़्यादा अच्छे हैं। एंड आज एक पर्सनालिटी की जिनका बर्थ हुआ था, वो थे 1857 के हीरो, उड़ीसा के हीरो,
वीर सुरेंद्र साई। ओके, एंड आज ही के दिन स्टार्ट हुई थी बैटल ऑफ तलीकोटा। सो प्लीज़ मेक श्योर आप टाइम टू टाइम इससे अपडेटेड रहते हैं। आपको डेट वाइज हर एक इम्पोर्टेंट इवेंट, हर एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी का बर्थ, डेथ, उनसे रिलेटेड इवेंट्स, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको उसी पर्टिकुलर टाइम पे मिलती है। तो प्लीज़, आई एम नॉट सेइंग, एंड वन मोर रिक्वेस्ट, आई एम नॉट सेइंग टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ 7 दिन तक लगातार देखिए। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग नॉलेज, if you are not improving, you are enhancing, if you are not going to enhance your things, please quit the channel. बट प्लीज़ 7 दिन तक सारी वीडियोस टाइम टू टाइम जरूर वॉच कीजिए। ओके, सो थैंक यू, दिस मैच इज़ फ्रॉम माई साइड, टाटा।